विधानसभा चुनाव की पड़ताल में आज हम जिक्र करने वाले हैं सिरसा लोकसभा की सीट को लेकर के, जहां पे जो भी विधानसभा है उसमें किस तरह का माहौल है। क्योंकि सिरसा लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जिसके अंदर जो विधानसभा है उस पर हम ना तो कांग्रेस का कब्जा कह सकते, ना बीजेपी का दबदबा कह सकते, और ना ही ये कह सकते कि ये जो निर्दलियों का हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एक वाइब्रेंट लोकसभा है। यहाँ पर बहुत सारे समीकरण हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी न्यूज़ से कुलदीप शोरान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण। सिरसा लोकसभा में पड़ने वाली विधानसभा सीटें अपने आप में बिल्कुल ही अलग हैं। कहीं निर्दलीय हैं, कहीं कांग्रेस है, कहीं बीजेपी है। मतलब इस खिचड़ी में किसकी खिचड़ी पकेगी, किस तरह का माहौल रहने वाला है? देखिए अरुण, जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसके 9 सीटों के ऊपर जो है सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी के विधायक थे और 2 सीटों पर ही कांग्रेस के विधायक थे। बाकी की 5 सीटों पर जो है 5 अलग अलग विधायक थे। आप देखिए जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से 2 सीटें जेजेपी के पास भी थी। नरवाना में जेजेपी थी, इसके अलावा टोहाना में जेजेपी थी, रतिया और फतेहाबाद में बीजेपी थी और कालावाड़ी डबौली में कांग्रेस थी। यानी 3 पार्टियों के पास 2-2 सीटें थी। वहीं पर आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला इकलौते विधायक थे। रणजीत सिंह 30 साल के बाद विधायक बने थे और गोपाल कांडा भी दूसरी बार विधायक बने थे। यानी यहाँ के जो समीकरण थे 2019 में वो बिल्कुल बिखरे हुए समीकरण थे। एक तरफ बीजेपी थी और दूसरी तरफ एंटी बीजेपी के जो मजबूत प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब की बार जो लोकसभा चुनाव है उसने बता दिया कि इस बार यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से 3.25 लाख वोटों से कुमारी शैलजा जीती हैं और 9 के 9 हल्कों में उनको लीड मिली है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि इस बार यहाँ पर बीजेपी के बिल्कुल ढलान पर है। उनकी जो 2 सीटें थी वो भी मेंटेन रहना बहुत मुश्किल रहेगा और नई सीटें पैदा करने के लिए भी बीजेपी को प्रत्याशियों पर जोर देना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का पिछली बार से मुकाबला बेहतर रहेगा, परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। 4 से 5 सीटें अब की बार कांग्रेस की आ सकती हैं। लेकिन बीजेपी ने भी अगर सही चेहरे मैदान में उतारे तो वो भी नज़दीक फाइट देने का काम करेगी। तो हम सबसे पहले कौन सी विधानसभा से शुरू करें? सिरसा से? देखिए, हम शुरू करते हैं नरवाना से। नरवाना वैसे तो जिन जिले का पार्ट है, इमोशनल हल्का है। यहाँ पिछले लगातार 3 चुनाव जो चौटाला परिवार की पार्टी जीती है, 2009 और 2014 में एनएलडी के पृथ्वी नंबरदार विधायक बने थे और अब की बार यहाँ पर जेजेपी के विधायक बने थे। तो यानी अब यहाँ का समीकरण जो होना तो ये चाहिए था कि भी यहाँ जेजेपी को अच्छे वोट मिलते, लेकिन जेजेपी की जमानत जब्त होगी और उसके प्रत्याशी को बेहद कम वोट मिले और उसके जो विधायक थे वो विधायक भी रामनिवास सुरजाखेड़ा वो जेजेपी से बगावत कर गए और बीजेपी को समर्थन दे गए। उसका फ़ायदा ये भी हुआ कि बीजेपी को इस हलके में जो है महज 15,000 वोटों की जो है बैक मिली, यानी कि हार मिली। जबकि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला कुमारी शैलजा के कारण जो है यहाँ पर कांग्रेस को बड़ी लीड मिलेगी। लेकिन सिरसा के बाद नरवाना ऐसा हल्का रहा जहाँ पर लीड कम मिली। सिरसा में 13,000 वोटों की लीड रही थी कांग्रेस की और यहाँ पर 15,000 वोटों की रही। लेकिन इस बार साफ तौर पर नजर आता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होगा। यहाँ पर ना तो एनएलडी मुख्य मुकाबले में आएगी और ना ही जेजेपी कहीं नजर आएगी। यानी अब की बार यहाँ पासा पड़ता नजर आ रहा है। अगर बीजेपी की तरफ से रामनिवास सुरजाखेड़ा आ गए तो निश्चित तौर पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला होगा। या तो बीजेपी 2-3 हज़ार वोटों से जीत सकती है या कांग्रेस भी 3 चुनाव के बाद वापसी कर सकती है। लेकिन जब से सुरजेवाला फैमिली ने नरवाना छोड़ा है उसके बाद से कांग्रेस यहाँ पर नहीं जीती है, 2005 के बाद से। यानी इस सीट के ऊपर बराबर का मुकाबला है। जहाँ तक रतिया की बात है, रतिया सीट के ऊपर फिलहाल कांग्रेस का माहौल नजर आता है। जो बीजेपी के विधायक लक्ष्मण नापा, उनकी नेगेटिविटी नजर आती है और साफ तौर पर नजर आता है कि यहाँ पर बीजेपी को प्रत्याशी बदलना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रत्याशी जो मजबूत नजर आते हैं जर्नैल सिंह नजर आते हैं। इन जर्नैल सिंह 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं और ऐसे में उनके टिकट कटने के भी पूरे आसार हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा भी अपने किसी नज़दीकी नेता को टिकट दिलवाने का प्रयास करेंगी। वो चाहे तो सुरेंद्र वर्तिया को टिकट दिलवाएंगी या पूर्व सांसद जो है चरणजीत सिंह रोड़ी को टिकट दिलवाएंगे, क्योंकि उनको भी एमएलए चाहिए और एमएलए वो बनेगा जो मजबूत होगा। सुरेंद्र वर्तिया नए चेहरे हैं लेकिन उन्होंने मेहनत काफ़ी की हुई है। अब डिपेंड ये करता है कि बीजेपी किसको कैंडिडेट बनाती है। देखिए, अगर सुनीता दुग्गल कैंडिडेट बनती हैं तो वो बड़ी टाइट फाइट देंगी और अगर पूर्व किसी और विधायक को टिकट दी जाती है तो बीजेपी के लिए यहाँ पर नुकसान के हालात रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो 7 हल्का जो हल्का है वो टोहाना हल्का भी पूरे इस टाइम पूरे आक्रोश में है, क्योंकि एक साइड में तो सरपंचों के आंदोलन के चलते मंत्री देवेंद्र बबली की खिलाफत रही काफ़ी। तो इसके साथ साथ जो बीजेपी के जो बड़े नेता रहे, सुभाष बराड़ा जो पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे, टोहाना से विधायक भी रहे, अब सांसद भी हैं और बीजेपी के जो है चुनाव के प्रभारी भी थे।
तो यानी इतना बड़ा शख्सियत होने के बावजूद ही यहाँ बीजेपी काफ़ी डाउनफॉल में है और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को 50,000 वोटों की हार मिली। विधानसभा चुनाव में देवेंद्र बबली 50,000 वोटों से जीते और अब जो है कांग्रेस भी 50,000 वोटों से जीती। यानी जो एंटी जो बीजेपी वोट थे, जो पिछली बार जो देवेंद्र बबली को मिले थे, वो वोट अब की बार जेजेपी की बजाय कांग्रेस को मिले हैं और देवेंद्र बबली भी दुष्यंत चौटाला को छोड़ गए हैं। उन्होंने कुमारी शैलजा को समर्थन दिया है। जाहिर सी बात है कि देवेंद्र बबली का अपना वोट बैंक है। देवेंद्र बबली अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो भी वो जीत के दावेदार रहेंगे। देवेंद्र बबली अगर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो वो लगभग मान के चलिए कि 1,10,000 से 1,15,000 वोट लेंगे और लगभग 60,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। अगर देवेंद्र बबली बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो भी वो लगभग जो है 15 से 20,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। यानी देवेंद्र बबली ऐसे फेस हैं जिनके ऊपर टोहाना की जो है पॉलिटिक्स पूरी घूमेगी। वो जिस प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ेंगे वही जीत का दावेदार ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि उनका पर्सनल वोट बैंक है। हाँ, देखिए पिछले उन्होंने जो है तो जो ये विरोध हुआ सरपंचों वाली बात है, ये काम नहीं करेगा। देखिए पहली बात तो है कि जो सरपंचों की डिमांड थी उन नायब सेना ने पूरी कर दी हैं और जो विरोध करने वाले वो गिने चुने जो है 15-20 सरपंच थे। उनके अलावा बाकी सरपंचों में कोई विरोध नहीं था और विरोध था तो डिमांड्स पूरी होने के बाद अब शांत हो गया है। तो देवेंद्र बबली का कोई ज़्यादा सा मुझे नुकसान नज़र नहीं आता है। जो कुमारी शैलजा के साथ जाना उन्हें फायदा देगा या नुकसान देगा? देखिए उन्होंने जो है लोकसभा चुनाव में समर्थन कुमारी शैलजा को दिया है और कुमारी शैलजा भी उनका आभार जताने के लिए घर पर आई हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज्वाइनिंग करेंगे तो कुमारी शैलजा के थ्रू ज्वाइनिंग करेंगी और वैसे भी वीटो पावर के चलते कुमारी शैलजा के साथ जाना ही उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि कुमारी शैलजा के कारण उनको जो है एससी वोट मिलेगा। बाकी जो है जो वोट बैंक है कांग्रेस का वो भी उन्हें मिलेगा। मगर भूपेंद्र हुड्डा का ज़्यादा असर टोहाना में नहीं है और यही वजह है कि देवेंद्र बबली को मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा के थ्रू ही कांग्रेस में जाना चाहिए। जहाँ तक फतेहाबाद की बात है, फतेहाबाद में पिछली बार जेजेपी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी। डॉक्टर वीरेंद्र सुहास थे, वो लगभग 72,000 वोट लेकर 3,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन अब डॉक्टर वीरेंद्र सुहास भी जो है कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हम आपको ये बता दें, जो सिरसा पार्लियामेंट के जो 4 हलके हैं, नरवाना, टोहाना, रतिया और फतेहाबाद, यहाँ के चारों के चारों जो जेजेपी जो कैंडिडेट थे वो चारों के चारों जो जेजेपी को छोड़ चुके हैं। तो यही वजह है कि जिस कांग्रेस की फतेहाबाद सीट के ऊपर जो जमानत जब्त हो गई थी उस फतेहाबाद के ऊपर अब जो है कांग्रेस फाइट में है और कांग्रेस की टिकट जिसको भी मिलेगी वो जीत का प्रबल दावेदार रहेगा। खासतौर पर ये कह सकते हैं बलवान दौलतपुरिया जो कुमारी शैलजा के राइट हैंड है, वो वफादार नेताओं में शामिल है, उनको टिकट मिलने के गुंजाइश ज़्यादा है क्योंकि कुमारी शैलजा अगर फतेहाबाद में अगर पहली कोई टिकट मांगेगी तो वो बलवान दौलतपुरिया की मांगेगी। तो कुमारी शैलजा को विधायक चाहिए और विधायक बनने की गुंजाइश बलवान दौलतपुरिया की सबसे ज़्यादा है। भूपेंद्र हुड्डा की पहले ट्राई यही रहेगी कि वो प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के बेटे आनंदवीर को टिकट दिलवाएं और उसकी गुंजाइश नहीं बनती है तो डॉक्टर वीरेंद्र सुहास को टिकट दिलवाएं क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर जो है बलवान दौलतपुरिया को टिकट मिले और वो विधायक बने और कुमारी शैलजा मजबूत हो। बीजेपी की तरफ से आप देखिए कि दुड़ाराम ने अच्छी मेहनत की हुई है, वो इस सीट के माहिर खिलाड़ी हैं। जाहिर सी बात है आसानी से वो भी हथियार नहीं डालेंगे। बेशक से 25,000 के करीब यहाँ पर जो है कुमारी शैलजा को लीड मिली है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी का प्रत्याशी कौन होगा ये भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जेजेपी की 16 तारीख की ये भी डिपेंड करेगा। साथ साथ जो है आम आदमी पार्टी किसको लेकर आई ये डिपेंड करेगा और क्या कांग्रेस में बगावत नहीं होगी इसके ऊपर भी नज़र रहेगी। यानी विधायक बनने के तौर पर बलवान दौलतपुरिया सबसे आगे नजर आते हैं और बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस में बगावत का इंतजाम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगली सीट अब आते हैं सिरसा सीट, जिले के अंदर आते हैं। सिरसा में पहली जो सीट है सिरसा की है। सिरसा सीट भी ऐसी है जो 2005 के बाद से कांग्रेस नहीं जीती है। 2 बार गोपाल कांडा विधायक बने हैं, 1 बार मक्खनलाल सिंगला यहाँ से आईएनएलडी के विधायक बने 2014 में। अब 2019 में जिस हिसाब से 13,000 वोटों की लीड कांग्रेस को मिली है उससे ये लगता है कि इस सीट के ऊपर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है और कांग्रेस के लिए साफ तौर पर कह सकते हैं जो मेहता फैमिली है वो टिकट की सबसे प्रबल दावेदार है क्योंकि कुमारी शैलजा के जो वफादार नेताओं में शामिल हैं उनमें मेहता फैमिली भी शामिल है। तो यानी अगर कुमारी शैलजा की चलेगी तो वो मेहता फैमिली को टिकट दिलवाने के लिए ही हर मुमकिन प्रयास करेंगी। जहाँ तक बाकी के जो हुड्डा खेमे के नेता हैं वो इतने दमदार नहीं हैं कि उनको टिकट मिल सके। उनके पिछले रिकॉर्ड भी यही बताते हैं, चाहे वो राजकुमार शर्मा की फैमिली हो, चाहे वो केडिया फैमिली की बात हो, और चावला ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा है। जो हुड्डा खेमे जो तीनों दावेदार हैं उनका पलड़ा भारी नहीं है और यही वजह है
कि आप मान के चलिए कि वीरभान मेहता यहाँ पर हमारी शैलजा की तरफ से टिकट के मजबूत दावेदार भी हैं और जीत के दावेदार भी रहेंगे। यहाँ पे एक तीसरे चेहरे भी हैं, गोकुल सेतिया। गोकुल सेतिया 2019 के चुनाव में 600 वोटों से चुनाव हार गए थे, उनको यहाँ एनएलडी का समर्थन था। इस बार भी वो एनएलडी के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि अगर वीरभान मेहता को कांग्रेस की टिकट मिल गई तो पंजाबी वोट बैंक 2019 में एक तरफा गोकुल सेतिया को चले गए थे, वो 70% जो है वीरभान मेहता के साथ में आ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने के जो चर्चे हैं, उन चर्चा के चलते जो है देखिए हर आदमी चाहता है कि सरकार के साथ जाए, और वीरभान मेहता की एक शरीफ आदमी की छवि है, तो उसके चलते उन्हें फ़ायदा भी होगा। तो उन कंडीशन में जो है गोकुल सेतिया की पोजीशन माड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भी जो है एनएलडी के प्रत्याशी को, जिसको गोकुल सेतिया ने सपोर्ट किया था, उसको महज 5300 वोट मिले हैं। तो आप देखिए 5300 वोटों से निकल के आपको जो है लगभग जो है 50,000 वोटों तक आना पड़ेगा जीतने के लिए। तो गोकुल सेतिया के लिए उस कंडीशन में मुमकिन नहीं होगा जब वीरभान मेहता कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हाँ, अगर किसी कारण से अगर यहाँ पर जो वीरभान मेहता को टिकट नहीं मिली तो उस कंडीशन में फिर गोकुल सेतिया चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पिछला जो 600 वोटों का मार्जिन था वो मार्जिन पूरा कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं, ये ज़्यादा मार्जिन बड़ा नहीं है। अब बात करते हैं एलनाबाद की सीट। एलनाबाद की सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीटों में शामिल है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला और उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से विधायक बने हैं और इसलिए यहाँ पर सबकी नज़र भी है। अब लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर जो कांग्रेस को जो है भारी लीड मिली है, बीजेपी से ही लगभग 27,000 वोटों की लीड मिली है और एनएलडी के प्रत्याशी को महज 17,000 वोट मिले हैं। तो ये लीड को पाटना अभय सिंह चौटाला के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि विधायक बनने के लिए उनको कम से कम 55,000 वोट चाहिए। 2019 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें वो 55,000 वोट लेकर चुनाव जीते थे और लगभग 10,000 वोटों से चुनाव जीते थे। नंबर 2 पे जो है बीजेपी के पवन बेनीवाल थे, उनको 45,000 वोट मिले थे, और कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल थे जिनको 35,000 वोट मिले थे। लेकिन अब की बार यहाँ पर हालात बदल गए हैं। पवन बेनीवाल जो कांग्रेस में आ गए हैं और बीजेपी की जो टिकट है वो कप्तान मीनू बेनीवाल को मिलेगी। और कप्तान मीनू बेनीवाल ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के जरिए इस इलाके में बड़ी पैठ बनाई है। और जो बीजेपी को जो 47,000 वोट मिले हैं तो उनमें भी बड़ी भूमिका वो कप्तान मीनू बेनीवाल की रही है। और कप्तान मीनू बेनीवाल को जो लोग जो है जेजेपी का चाणक्य भी कहते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को 11 महीनों में बनवाकर और उसकी फील्डिंग जचाकर 10 विधायक बनवाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही तो मीनू बेनीवाल की रही थी। अब अगर वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो अब जाहिर सी बात है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और 47,000 वोटों को 55,000 वोटों पर ले जाने का उनमें मादा भी है, उनमें रणनीति भी है और दमखम भी है और जिगरा भी है। यानी कप्तान मीनू बेनीवाल है वो अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये भी हो सकता है कि अभय सिंह चौटाला चुनाव हार जाएं, लेकिन कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसके ऊपर भी निगाह रहेगी, क्योंकि अगर भरत सिंह बेनीवाल कैंडिडेट आते हैं तो वो लगभग फिर से दोबारा से 30 से 35,000 वोट लेंगे। वो वोटों की संख्या 40,000 भी हो सकती है। वो जितने ज़्यादा वोट लेंगे उतना ही नुकसान कहीं ना कहीं अभय चौटाला को होगा और वो मुकाबले में फंस जाएंगे। अगर कांग्रेस का कमज़ोर कैंडिडेट आता है तो फिर अभय सिंह चौटाला को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन कप्तान मीनू बेनीवाल जो है वो हर मुमकिन तरीके से वो चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भादरा के इलेक्शन में जो है संजीव बेनीवाल की उन्होंने सपोर्ट की थी और ये माना गया था कि वो चुनाव में जो है मीनू बेनीवाल ने गलती की है, संजीव बेनीवाल चुनाव हारेंगे, इनकी साख के ऊपर बट्टा लेगा, इनकी साख खराब होगी। लेकिन मीनू बेनीवाल ने संजीव बेनीवाल को चुनाव जितवा कर बता दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो इसलिए एलनाबाद सीट के ऊपर जो है कप्तान मीनू बेनीवाल जो है अभय चौटाला के लिए बेहद बड़ा खतरा है। इमोशंस नहीं जुड़ेंगे जो बाई इलेक्शन किसानों के नाम पे अभय चौटाला ने लड़ा और वापसी की है, कुछ इमोशंस नहीं जुड़ेंगे किसानों के? नहीं, किसानों के जो इमोशंस वो चले गए हैं। देखिए कि पहली बार जो है बाई इलेक्शन के अंदर अभय चौटाला को जो 66,000 जो वोट मिले थे, वो 66,000 वोटों में से जो वो सरदार वोट के बेल्ट के उनको वोट मिले थे, वो सरदार वोट ने उससे पहले इस बेल्ट ने कभी उनको वोट नहीं दिए थे। लेकिन आपको बता दें जो पिछले साल जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में जो है ये जो सरदार सिख किसानों के जो गांव थे, सबसे बड़ा खतरा उन्हीं में मंडराया था। और उन गांव में जो है पानी को रोकने के लिए मीनू बेनीवाल ने जो है लगातार सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रबंधन किए थे, वहाँ पर लोगों को भेजा था, काफ़ी पैसे भी खर्च किए थे। इसलिए जो सरदार बेल्ट में जो वोट मिले थे अभय सिंह चौटाला को, तो मुझे वो लगता है कि वो वोट अब की बार जो है अभय चौटाला की बजाय वो मीनू बेनीवाल को मिलेंगे और यही वजह है कि वहाँ का नज़ारा बदलेगा। अगली जो सीट आती है वो रानिया की सीट आती है। रानिया सीट में 2019 में रणजीत सिंह MLA बने थे, 30 साल के बाद वो विधायक बने, उसके बाद सरकार में मंत्री भी बने, उसके बाद में वो नायब सैनिक की सरकार में भी मंत्री हैं।
खट्टर साहब की मेहरबानी से लोकसभा चुनाव भी लड़े, बेशक से वो हार भी गए, लेकिन अब विधायक होने के ना होने के बावजूद भी वो मंत्री हैं। वो ऐसे पहले ऐसे मंत्री हैं जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद और विधायकी से इस्तीफा देने के बाद भी मंत्री हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो टिकट उनको मिलेगी। और बीजेपी के साथ कम्बिनेशन में रणजीत सिंह जीत के प्रबल दावेदार हैं। वहाँ जो चर्चाएं हैं ये कि अर्जुन चौटाला जो है, अभय चौटाला के बेटे हैं, वो चुनाव में उतर सकते हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन बीजेपी के वोटों के बलबूते पर रणजीत सिंह चुनाव जीतने के प्रबल दावेदार होंगे। जहाँ तक बात आती है कालांवाली की, नहीं, पहले मैं पूछ लूँ, पत्रकार से नेता बने सौमित्र कंबोज भी मैदान में रानिया से लग सकता है, टिकट उन्हें भी मिल सकती है। देखिए क्या है कि वहाँ पर लड़ाई भी वही भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा में रहेगी। सौमित्र कंबोज ने जो है वो भूपेंद्र हुड्डा के थ्रू कांग्रेस ज्वाइन की है, और जो शैलजा हैं वो पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा के बेटे संदीप नेहरा को टिकट दिलवाने का काम करेंगी, क्योंकि उनको वीआरएस दिलवाकर वो राजनीति में लेकर आई हैं। देखिए क्या कि सौमित्र कंबोज का इलाके के प्रति बड़ा लगाव है, उनको इलाके की समस्याओं की अच्छी जानकारी भी है, वो उनके अंदर मादा भी है समस्याओं को सुलझाने का। लेकिन देखिए क्या है कि पॉलिटिक्स के अंदर टिकट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कुमारी शैलजा ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया तो, और उस कंडीशन में अगर सौमित्र को टिकट नहीं मिली तो उनके अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन अगर उनको टिकट मिल जाती है तो वो भी जो चुनाव को ट्रायंगल बनाने का काम कर देंगे। उस कंडीशन में इस सीट के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आईएनएलडी को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आईएनएलडी के जो विधायक 2014 में 2009 में बने थे वो कंबोज वोटों के कारण बने थे। यानी इस अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो झटका जो है वो आईएनएलडी को लगेगा, और ऐसे में रणजीत सिंह के सामने जो है वो दावेदार के तौर पर सौमित्र कंबोज भी आ सकते हैं। बिल्कुल। अगली विधानसभा कालांवाली सीट के ऊपर 2019 चुनाव में शिषपाल केरवाला एमएलए बने थे। उनका दावा अब की बार भी मजबूत है। कांग्रेस ने इस सीट को जीतने के लिए उनके ऊपर ही लगातार भरोसा जताया है, और लोकसभा चुनाव में उनको उनके जरिए ही बड़ी लीड कुमारी शैलजा को मिली है। अब बीजेपी ने उनको हराने के लिए राजेंद्र देशुजोधा जो 2014 में कैंडिडेट थे उनको वापस लेकर आए हैं। बलकौर सिंह एक शरीफ जो है प्रत्याशी थे, पूर्व विधायक भी हैं, उनको शायद टिकट ना मिले, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बलकौर सिंह को टिकट देना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर बीजेपी उनको फाइनेंशियली मदद कर दे तो वो राजेंद्र देशुजोधा से बेटर कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है जो उनकी ज्वाइनिंग करवाई गई है नायब सैनी ने, तो उसके जरिए मुझे लगता है कि देशुजोधा को टिकट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा। आखिरी जो सीट बनती है वो है डबवाली की सीट। डबवाली सीट के ऊपर भी सबसे बड़ा घमासान रहेगा। इसकी वजह यह है कि फायर ब्रांड जो नेता हैं जेजेपी के दिग्विजय चौटाला वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके चुनाव में उतरने की घोषणा से ही वहाँ पे पूरी गर्माहट आ गई है। और ये लग रहा है कि जो मुकाबला है वो कांग्रेस के एमएलए अमित सिहाग के बीच में और दिग्विजय चौटाला के बीच में होगा, क्योंकि बाकी के जो प्रत्याशी हैं इन दोनों के घमासान के बीच कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। आदित्य देवीलाल ने एज ए चेयरमैन पिछले 5 साल में काफ़ी काम भी करवाए हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उनका वोट बैंक लोकसभा चुनाव में घटा है, बड़ा नहीं है, तो इसका नुकसान उन्हें हो सकता है। और वैसे भी अगर दिग्विजय चौटाला मैदान में आएंगे तो फिर चौटाला परिवार का जो पूरा वोट बैंक है कहीं ना कहीं एक जगह शिफ्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी उनको नुकसान होगा। और जो बीजेपी की सरकार नहीं आने के जो चर्चे हैं उसका नुकसान भी उन्हें होगा। आम आदमी पार्टी के जो कुलदीप गदराना हैं वो चुनाव लड़ेंगे तो वो नुकसान जो है अमित सिहाग को भी करेंगे, वो नुकसान जो है आदित्य देवीलाल को भी करेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है आज जो है ये दिग्विजय चौटाला है वो मुकाबले को सीधा बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखने की बात है कि उनके सपोर्ट में उनके पिता अजय सिंह चौटाला और मां नैना चौटाला कितना सहयोग करते हैं, क्योंकि डबवाली के पहले दोनों विधायक यही बने थे। 2009 में अजय चौटाला बने थे, वो 2014 में नैना चौटाला बनी थी, वो 2019 में कांग्रेस के अमित सिहाग बने थे। तीनों एक ही परिवार के हैं। अब 2024 में भी इसी परिवार का एमएलए बनेगा। अब देखने की बात यह है कि क्या अमित सिहाग लगातार दूसरी बार एमएलए बनेंगे या दिग्विजय चौटाला इस सीट के ऊपर काबिज होंगे। बिल्कुल बड़ी बात है। ओवरऑल अगर बात करें तो कंक्लूड करें, देखिए सिंपल सी बात है कि ये हल्का इस बार मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा फायदा देने का काम करेगा। बेशक से बीजेपी ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जेजेपी को। जेजेपी की 2 सीटें थी वो 0 हो जाएंगी। उसके बाद जो बीजेपी जो सीट जहाँ पे जेजेपी 0 होगी वो कांग्रेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मुझे देखो क्या है कि दो सीटें थी, इसमें साफ तौर पर लगता है कि टोहाना में डिपेंड करेगा बबली क्या करेंगे। और जो बबली तो शैलजा के समर्थन कर चुके हैं, तो समर्थन किया, लेकिन जो अगर कांग्रेस में टिकट मिलेगी तो ज्वाइन करेंगे ना, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। टोहाना में भी एकराम निवास सुरजेखड़ा अगर बीजेपी टिकट पाते हैं तो चुनाव रिजल्ट कुछ और होगा। अब तक वो भी शामिल नहीं हुए हैं। अगर दोनों नेता शामिल होंगे तो फिर मान के चलिए कि इधर से बबली कांड कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा और रामनिवास सुरजेखड़ा कांड जो बीजेपी का पलड़ा भारी होगा। रतिया में कांग्रेस मजबूत है,
जो है उसमें फतेहाबाद के अंदर भी कांग्रेस मजबूत है, लेकिन दुड़ाराम भी बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। और जहाँ तक सिरसा में बात है कि जहाँ वोटों का जो समीकरण है वो बता रहा है कि सिरसा सीट के ऊपर गोपाल कांडा मेन मुकाबले में रहेंगे। अगर बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस वीरभान मेहता को टिकट देती है तो फिर जो है ट्रायंगल फाइट के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं मेहता ही फाइट में आएंगे। कुकुल सेतिया के लिए संकट पैदा हो जाएगा। इलाहाबाद में मैंने आपको बताया कि सीधा जो लास्ट में जो मुकाबला है वो बनेगा अभय सिंह चौटाला और मीनू बेनीवाल के बीच में, जहाँ मीनू बेनीवाल का ही मुझे जो एज नज़र आता है। इस तरह से कालांवाली और जो डबवाली सीटें हैं उनमें से कालांवाली कांग्रेस को जा रही है, रानिया सीट है वो बीजेपी को जा रही है, और डबवाली सीट के अंदर जो है बेशक से आज की तारीख में जो पलड़ा जो है वो अमित शाह का भारी है, लेकिन अगले 2 महीने में आज दिग्विजय चौटाला अपने इलेक्शन को जिस तरह से उठाने का काम करेंगे उसके चलते लगता है कि लास्ट में जो है वहाँ भी करीबी मुकाबला हो सकता है। यानी 9 में से जो है आज की तारीख में 4 सीटें मुझे लगता है कांग्रेस की लगती हैं, और जो है 3 सीटें हैं मुझे लगता है कि बीजेपी की हैं, और जो है 2 सीटों के ऊपर जो है करीबी का मुकाबला होगा, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल बड़ी बात है। ये तो आपने आकलन देखा, हमारा सुना आपने सिरसा लोकसभा में पड़ने वाली विधानसभा सीटों का। काफ़ी रोचक मुकाबला यहाँ पे रहने वाला है। शायद पूरे हरियाणा से इकलौती ये ऐसी लोकसभा है जहाँ पे हर सीट का एक अपना अलग ही अंदाज है, अपनी अलग स्वभाव है, और अलग अंदाज से ही यहाँ पे प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे और किस तरह से चीज़ें रहती हैं। कमेंट करके आप भी हमें बताइए किस तरह का ये आकलन आपको लगा और आपके हिसाब से कितना सटीक ये आकलन है। और लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।